जय हिंद दोस्तों, टॉप लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज हम समझने वाले हैं क्लास 12 भूगोल। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टोटल 56 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें जो 56 प्रश्न में से जिसमें से 20 हमारे होने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न 20 समझेंगे, 16 हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे और लघुत्तरीय प्रश्न हम 10 समझेंगे। और हमारे जो सबसे मेन टॉपिक है आज के वीडियो का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके हम आज 20 क्वेश्चनों को समझने वाले हैं। यदि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 20 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपसे मैं कह सकता हूं कि 70 में से 40 से 45 नंबर का स्कोर आप इस वीडियो से देखकर कर ले जाओगे। देखो, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ही प्रश्न आगे लघु उत्तरीय में पूछते हैं और लघु उत्तरीय में भी पूछते हैं। कभी कभी बहुविकल्पीय में भी कभी कभी पूछ लेता है, हेडलाइन से क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब हम प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को, फिर अतिलघुत्तरीय प्रश्न को, फिर लघुत्तरीय प्रश्न को, फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। विकल्प है हमारे यात्रियों का वितरण, दूसरा विकल्प है प्राचीन मानचित्र, तीसरा विकल्प है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, चौथा विकल्प है प्राचीन महाकाव्य। तो आप ये दिमाग लगाओ कि हमें कहाँ कहाँ से सूचना प्राप्त हो सकती है। हमें यात्रियों का विवरण से हमें सूचना प्राप्त हो सकती है, प्राचीन मानचित्र से भी हमें जानकारी मिल सकती है, प्राचीन महाकाव्य से भी हमें जानकारी मिल सकती है। परंतु चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, हमें चट्टानों से कौन सी जानकारी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। हमारा आंसर हो जाता है तीसरा, अर्थात चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो वो है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। दूसरा क्वेश्चन है, उसे समझते हैं कि किस समुद्री मार्ग को वृहद टैंक मार्ग कहा जाता है। किस समुद्री मार्ग को वृहद टैंक मार्ग कहा जाता है? उत्तमांशा अंतरीय समुद्र मार्ग, हिंद महासागरीय मार्ग, उत्तरीय प्रशांत समुद्रीय मार्ग या उत्तरीय समुद्रीय मार्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किस समुद्री मार्ग को वृहद टैंक मार्ग कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा उत्तरीय अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व किस राज्य में है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब। आप सभी को पता होगा, यदि पता नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सी आपको मदद मिलने वाली है। हमारा सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है दूध, जल, पेट्रोलियम या तरल पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी। तो बताओ बिग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? दूध प्रवाहित किया जाएगा। आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ। क्या किसी, देखो कोई पाइपलाइन है तो उससे क्या दूध प्रवाहित किया जाएगा, जल प्रवाहित किया जाएगा? एक मान सकते हो कि हाँ, जल प्रवाहित किया जा सकता है, परंतु आगे समझो। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इसे भी आप मान सकते हैं, और पेट्रोलियम भी, इसे आप भी मान सकते हैं। पर हमारा दूध वाला ऑप्शन तो ये गलत है, आपको ये अंदाजा लग गया। पर बिग इंच पाइपलाइन द्वारा हम पेट्रोलियम को प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? पेट्रोलियम को हम प्रवाहित करते हैं। आपको देखो, क्वेश्चन नॉर्मल है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH1, NH5, NH4 या NH44? बताओ भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये समझो देखो, इनमें से जो सबसे लंबा है वही हमारा राजमार्ग, अर्थात NH44 हमारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा है? NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? आप सभी को पता होना चाहिए कि नमामि गंगे कार्यक्रम से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, तो वो मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है। कौन सा राज्य नहीं जुड़ा? मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से
पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? ये हमारे 4 विकल्प हैं। अब आपको इसमें से सही आंसर पता करना है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। तो आप सभी को पता होगा ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं, अर्थात जनक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि द्वितीयक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? द्वितीयक क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित है? कृषि, खनिज, पशुपालन या प्रसंस्करण। बताओ निम्नलिखित में से द्वितीयक क्रिया से संबंधित है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रसंस्करण। क्या? प्रसंस्करण द्वितीयक क्रिया से संबंधित है। कृषि ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात प्राथमिक क्रिया है। खनिज और पशुपालन ये सब प्राथमिक क्रिया में आ जाते हैं, पर प्रसंस्करण ये द्वितीयक क्रिया का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसे समझते हैं कि निम्न में से कौन तृतीयक सेवा क्षेत्र संबंधित है? निम्न में से कौन सा तृतीयक सेवा, देखो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ कि सेवा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कृषि से, खनन से, पशुपालन से कि संचार से? तो बताओ तृतीयक क्षेत्र इस जिसे सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो हमें संचार से सेवा क्षेत्र मिलते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, अब इंटरनेट द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेट द्वारा आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम जो इंटरनेट के द्वारा होते हैं, अपना लेन देन इंटरनेट के द्वारा कर रहे हैं। तो संचार के द्वारा हमें क्या मिल रहे हैं? सेवाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? इस वजह से हमारा सही आंसर हो जाता है संचार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र अर्थात संचार, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना, कहीं तृतीय क्षेत्र का जिक्र हो तो उसमें ये ध्यान देना कि जो सेवाएं संबंधित घटनाएं हैं वह सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां समझो कि देश में प्रयुक्त, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है, कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समान अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन और समझते हैं कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समान अनुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में होता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो यूज होता है वो सिंचाई सेक्टर में होता है। किसमें? सिंचाई सेक्टर में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे समझते हैं कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो बताओ प्रादेशिक नियोजन का संबंध है तो वो है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। क्षेत्र विकास विशेष के विकास का उपागम। आपको कहीं कहीं आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास भी, ये भी आपको आंसर मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम होगा। अब हम समझते हैं इनके आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मलिन बस्तियों सर्वाधिक हैं। मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, केरल में। तो आपका सही आंसर कौन सा होने वाला है? कमेंट में आंसर दो कि मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? वो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। मलिन बस्तियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि धारावी निम्न में से क्या है? धारावी निम्न में से क्या है? गंदी बस्ती, विशालतम कॉलोनी, विशालतम नगर या औद्योगिक केंद्र। बताओ धारावी निम्न में से क्या है? तो ये गंदी बस्तियां हैं। क्या है? गंदी बस्तियां। धारावी निम्न में से क्या है? तो गंदी बस्तियां है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि कोच्चि पतन को ही बंदरगाह बोलते हैं। क्या? बंदरगाह वो स्थान होता है जहां पर जहाजें रुकती हैं। कौन सी जहाजें? पानी वाली जहाजें रुकती हैं। तो कोच्चि पत्तन या बंदरगाह स्थित है, अर्थात कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में या केरल में। बताओ कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा
किन दो स्थलों के बीच पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थलों के बीच में पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, सदिया या धुबरी पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद। तीसरा विकल्प है पश्चिम तट, नगर, कोट्टमपुरम से लगा के कोल्लम तक। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थलों के बीच पड़ता है? तो देखो जो ये पड़ता है वो पड़ता है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी, हल्दिया और इलाहाबाद। कहाँ? गंगा नदी, हल्दिया, इलाहाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? क्वेश्चन क्या है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? पहला विकल्प है समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। दूसरा है समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम। तीसरा है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। चौथा है समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो आईटीटीबी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? वो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम में वर्णित है। आशा करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, रानीगंज डैश 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 खनन के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज डैश 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 खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, तांबा, कोयला या अभ्रक। तो बताओ रानीगंज खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला की खनन के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक आपको याद रखना है कि रानीगंज कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल पर आच्छादित है? पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल आच्छादित है? 18%, 91%, 71% या 61%? तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में देना। इसका आंसर होगा 71%। कितना? 71%। पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल आच्छादित है? तो 71% है। कितना? 71%। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? बताओ कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसे समझते हैं। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? संभववाद, प्रत्यक्षवाद, नवनिश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद? क्वेश्चन था कि मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास रखती है? वो रखता है नवनिश्चयवाद। क्या? नवनिश्चयवाद। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको कितने आ रहे थे कमेंट में जरूर बताना। अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कि क्वेश्चन देखो ये आता है, नहीं तो आता है मानव का प्रकृतिकरण लिखिए या प्रकृति का मानवीकरण लिखिए। ठीक है, दो में से कोई एक क्वेश्चन 100% आता है। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या करके आंसर बताने वाला हूँ। देखो आपको पहले हेडिंग डालनी है प्रकृति का मानवीकरण, फिर आपको लिखना है क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं कि प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। अब समझते हैं आंसर। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों और शक्ति का ज्ञान करके प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मानव ने जब उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करके पर्यावरण के नियंत्रण से मुक्ति पाली तो नगरों की स्थापना, रेलपथ, सड़कें, बांध, कारखाने, खलिहान, उद्यान आदि विकसित करके संभववाद को जन्म दे दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। ये था हमारा आंसर। आपको इतना सारा नहीं लिखना,
आप इतना याद रखना कि प्रकृति, यहाँ से देखो याद रखना कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। आपको ये सारा आंसर नहीं लिखना, आप केवल ये 4 बातें लिख लेना। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। देखो हमारा क्वेश्चन था कि प्रकृति के मानवीकरण की संकल्पना की व्याख्या कीजिए, तो आपको हेडिंग डालनी है प्रकृति का मानवीकरण। आपको फिर लिखना है, देखो इसको डिटेल में ही लिखा है, ठीक है, कैसे लिखा है, डिटेल में लिखा है कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों तथा शक्ति का ज्ञान करके प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मानव ने जब उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करके पर्यावरण के नियंत्रण से मुक्ति पा ली तो नगरों की स्थापना की, रेल पथ की स्थापना की, सड़कें बना ली, बांध बना लिए, कारखानों का निर्माण कर लिया, खलिहान बना लिया, उद्योग खोल लिए, उद्योग धंधे खोल लिए, उद्यान खोल लिए आदि विकास करके संभववाद को जन्म दे दिया था। फिर आपको लिखना है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि मानव संसाधन से आपका क्या तात्पर्य है। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, तो आंसर में लिखना है आपको किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है कि मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो किसी राष्ट्र में रहने वाले भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को ही हम मानव संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहा जाता है या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि तृतीय क्रियाकलाप से आपका क्या आशय है, या तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको आंसर में लिखना है सेवाओं के व्यवसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। परिवहन, संचार, व्यापार तथा नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। देखो कहीं पर तृतीय क्रियाकलाप का जिक्र हो तो वहां आपको याद रखना है सेवाएं, क्या केवल सेवाएं याद रखनी है कि तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि सेवाओं के व्यवसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। परिवहन, देखो परिवहन, संचार, व्यापार तथा नाई जो बाल काटने वाला होता है, ठीक है, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये था हमारा तृतीय क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसे समझते हैं कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर में लिखना है ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार है सघन अधिवास। क्या, सघन अधिवास, सघन का मतलब पास पास रहने वाले लोग, सघन अधिवास। दूसरा अर्ध सघन अधिवास, क्या, अर्ध सघन अधिवास। तीसरा प्रकीर्ण या बिखरा अधिवास। क्वेश्चन था हमारा कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है, तो भारत में 3 प्रकार की प्रमुख बस्तियां पाई जाती हैं। पहला सघन अधिवास, अर्ध सघन अधिवास, प्रकीर्ण या बिखरा अधिवास। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां हमसे कहता है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था। भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्ति पर न पहुंच पाने के कारण हुआ था। भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ था, तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्ति पर न पहुंच पाने के कारण हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्वेश्चन आप पढ़ो और समझ में आपको खुद आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछता है नीति आयोग से। तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्ति पर न पहुंच पाने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इसे भी समझते हैं कि जल संभर प्रबंध शब्द को परिभाषित कीजिए। जल संभर प्रबंध शब्द को परिभाषित कीजिए।
उत्तर में आपको लिखना है जल संभर प्रबंध से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, भारत के 2 आभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत में 2 आभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं, जिनमें से देखो झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है अभ्रक। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में अभ्रक झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। पहला लाभ है कि रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। दूसरा है रेल कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास करती है। रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। रेल कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है मानव घटक। पहला भौतिक घटक, दूसरा है मानव घटक। पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक में से कौन कौन से हैं। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है मानव घटक। क्वेश्चन नंबर 10वां समझो कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास। देखो क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रवास। क्वेश्चन नंबर 11 समझो कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। देखो क्वेश्चन था कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं उत्तर डाल के कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 12 समझो कि मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। उनका संबंध किस देश से था। मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, उनका संबंध किस देश से था। तो मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उनका संबंध पाकिस्तान देश से था या पाकिस्तान देश से है। मानव विकास की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो मानव विकास की संकल्पना डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इनका संबंध पाकिस्तान से था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नॉर्मल था, 2 नंबर का आपसे पूछेगा कि भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, पहला में ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे कि भारत में सिंचाई के निम्नलिखित 2 साधन हैं। पहला नहरें, दूसरा नलकूप। आप तालाब भी लिख सकते हैं। भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो नहरें, नलकूप, तालाब, नदियां, कुएं इत्यादि आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। अथवा देखो यही क्वेश्चन आपसे, देखो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर इस तरह पूछता है कि किन्हीं 2 गैर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको शब्दों में कितना अंतर दिख रहा है, पर आंसर इसका सेम है। आप अंतर देखिए शब्दों में कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, और इसमें लिखा है कि किन्हीं 2 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उल्लेख कीजिए। अपारंपरिक और गैर पारंपरिक एक ही तो है, अर्थात इसका भी मतलब अपारंपरिक है और इसका भी मतलब अपारंपरिक है। आंसर समझते हैं। देखो 2 लिखने को कह रहा है, पर हम इसमें और बहुत सारे समझेंगे। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, गोबर गैस आदि शामिल हैं। ये सभी नवकरणीय योग्य संसाधन है। क्वेश्चन था हमारा कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, अथवा किन्हीं 2 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखना। तो आपको कोई 2 लिखना, पवन ऊर्जा लिख लेना, नाभिकीय ऊर्जा लिख देना, चाहे सौर ऊर्जा लिख देना, पवन ऊर्जा लिख देना, भूतापीय ऊर्जा लिख देना, ज्वारीय, तरंगीय, बायोगैस, गोबर गैस आदि ये सब लिख देना। और लास्ट में आप ये लिख देना कि ये नवीकरण योग्य है। बस आंसर आपका खत्म।
क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। क्या? पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए। देखो, जाति प्रथा के विलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पूर्वा बन जाती हैं। अब ये क्या है, इसको भी मैं अच्छे से समझाता हूं। देखो, पल्ली बस्तियों को परिभाषित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अब आंसर क्या है कि जाति प्रथा के कारण, क्या? जाति प्रथा के विलगाव के कारण, जो इससे मतलब पीड़ित है, जाति प्रथा से जो पीड़ित हैं, ठीक, उनके कारण बनी गुच्छित बस्तियां, क्या? गुच्छित बस्तियां बन जाती हैं, फिर पृथक पृथक होकर थोड़े थोड़े टुकड़े में टूट जाती हैं और थोड़े थोड़े टुकड़े में इकट्ठा हो जाती हैं। उनको पुरवा कहा जाता है। और आपका कोई मोहल्ला इलाका, उसको पुरवा बोलते हैं। पुरवा बन जाती हैं। इन्हें पन्ना भी बोलते हैं। क्या? इन्हीं को हम पन्ना भी बोलते हैं, पड़ा भी बोलते हैं, पल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, नगला भी बोलते हैं और ढड़ी कहा जाता है। ये इनके अन्य शब्द भी हैं। तो जाति प्रथा के विलगाव के कारण बनी गुच्छित बस्तियां पृथक पृथक होकर पुरवा बन जाती हैं, जिन्हें हम पल्ली बस्तियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे समझते हैं कि सशक्त पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। सशक्त पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। तो सशक्त पोषणीयता विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसी को सशक्त पोषणीयता कहा जाता है। क्वेश्चन है कि सशक्त पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। तो सशक्त पोषणीयता विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। ये थे हमारे 16 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको कितने प्रश्न इसमें आ रहे थे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से पहले महत्वपूर्ण समझ लो कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे अलग से नोट कर लेना। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। यही प्रश्न, सेम प्रश्न कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। उत्तर समझो, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और विभिन्नताएं लिए हुए है। आपको एक एक लाइन समझनी है, ठीक है, अच्छे से समझनी है। मानव भूगोल का विकास, जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो कैसा है? ये तो बहुत बड़ा है, विशाल है और विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार का है, लिए हुए है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों के अंतर संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। देखो यहां तक एक बार और समझते हैं। देखो क्वेश्चन नॉर्मल से है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कैसा है? बहुत बड़ा है। कैसा? बहुत बड़ा है और अलग अलग प्रकार का है, विभिन्नताएं लिए हुए है। मानव भूगोल के विभिन्न जो विषय क्षेत्र हैं वो मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों में अंतर संबंधों को सम्मिलित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अंतर संबंधों को सम्मिलित किया हुआ है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के साथ भी जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उसके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़ जाते हैं, या बढ़ भी गए हैं। देखो यहां से और समझो कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उनके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने पर मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। यहां तक एक बार दोबारा से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, आंसर नहीं याद होगा चलेगा पर क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं लिए हुए है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों के अंतर संबंधों में सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उनके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उपक्षेत्र भी बढ़े
है। इसके आगे थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के संबंध को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ तक पहले समझो कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं को संबंधों को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भौतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। मानव ने तकनीक का प्रयोग करके पर्यावरण में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिनसे अनेक उपक्षेत्रों का विकास हो गया है। अतः अतः सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है या हो रहा है। देखो, क्वेश्चन था हमारा कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हमें टिप्पणी लिखने था, तो इसको एक बार जल्दी से इसे और पढ़ लेते हैं, अर्थात समझ लेते हैं कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और विभिन्नताएं पाया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में मानव जीवन के समस्त तत्व तथा घटित होने वाले कार्यों में अंतर संबंधों का सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र उनके अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ज्ञान तथा तकनीक का विकास होने से मानव भूगोल का क्षेत्र और उप क्षेत्र भी बढ़ा है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव के पृथ्वी पर वितरण तथा पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं के संबंध में सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। मानव ने तकनीक का प्रयोग करके पर्यावरण में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिनसे उनके उप क्षेत्रों में विकास हो गया है। अतः सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव भूगोल का विषय क्षेत्र भी विस्तृत हो जा रहा है। यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि द्वितीयक क्रियाकलापों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तृतीयक क्रियाकलाप की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि आपको क्वेश्चन याद होगा तभी आप आंसर लिख पाओगे कि द्वितीयक क्रियाकलाप की किन्हीं 3 विशेषताओं का व्याख्या करना है। तो देखो, लिखना है कि तृतीयक क्रियाकलाप की 3 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला है कि तृतीयक क्रियाकलाप बहुयामी है। कैसा है? बहुयामी है। तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों का समावेश पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? समावेश पाया जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय का दोनों का समावेश पाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र विविध जन सुविधाओं को जुटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप चौथा ये भी लिख सकते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्रियाकलाप भी कहा जाता है। क्रियाकलाप भी कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं, कहा जाता है। तृतीय क्रियाकलाप में किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करना है। तो तृतीय क्रियाकलाप बहुयामी है। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन तथा विनिमय दोनों का समावेश पाया जाता है और तृतीय क्रियाकलाप में विविध जन सुविधाओं को जुटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सेवा क्रियाकलाप भी इसे कहा जाता है। इसे सेवा क्रियाकलाप भी कहा जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिश्रित कृषि की वर्णन करना है। मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो उत्तर में लिखना है आपको, मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। यहाँ पर कुछ फसलों का उत्पादन मानव के लिए तथा कुछ का उत्पादन पशुओं के लिए किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में कृषि की जाती है। यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में यह कृषि की जाती है। क्वेश्चन था हमारा कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी किया जाता है। कृषि के साथ साथ में पशुपालन का व्यवसाय भी किया जाता है और यहाँ पर कुछ फसलों का उत्पादन मानव के लिए होता है। कुछ फसलों का उत्पादन मानव के लिए होता है और कुछ फसलों का उत्पादन पशुओं के लिए होता है। अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में यह कृषि की जाती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत
सिद्धांत कौन कौन से हैं या कारक कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित ये तो एमसीक्यू पूछता है, ये तो अतिला गुत्री पूछता है, ये तो दीर्घ प्रश्न पूछता है, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न 100% यहाँ से पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कारक कौन कौन से हैं। तो हम पहले समझते हैं विश्व व्यापार क्या है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम समझते हैं। इसको समझते हैं कि 1948 ईस्वी में विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व के कुछ देशों ने मिलकर गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक नामक संस्था का गठन किया। 1994 में कुछ देशों ने व्यापार की उन्नति के लिए एक नए संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा था। अतः जनवरी 1995 ईस्वी में गेट को डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के रूप में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन था हमारा कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से। अभी हमने कार्य नहीं समझे, हमने केवल समझा है विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन को एक बार और समझेंगे पहले, इसके बाद हम समझेंगे विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो पहले समझो, 1948 ईस्वी में विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व के कुछ देशों ने मिलकर गेट का फुल फॉर्म आता है बोर्ड एग्जाम में लिखने को, 2 नंबर में आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि गेट का फुल फॉर्म क्या होता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक नामक संस्था का गठन किया था 1994 ईस्वी में। कुछ देशों ने व्यापार की उन्नति के लिए एक नए संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा था। अतः जनवरी 1995 में गेट को डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के रूप में बदल दिया गया था। अब हम समझते हैं इसके आगे विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। ये समझो सीखे कि विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। अब हमें समझना है कार्य, विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य समझने हैं जो निम्नलिखित है। पहला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों का निराकरण करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित विवादों का निराकरण करना। दूसरा है कि सदस्य राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का पालन करने में बाध्य करना, सदस्य राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का पालन करने पर बाध्य करना। तीसरा है विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हीं के अनुरूप सदस्य राष्ट्रों के विवाद निपटाना, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना और उन्हीं के अनुरूप सदस्य राष्ट्रों के विवाद निपटाना। और चौथा पॉइंट समझो कि दूरसंचार, बैंकिंग तथा बौद्धिक अधिकार को व्यापार के साथ जोड़ना, दूरसंचार, बैंकिंग तथा बौद्धिक अधिकार को व्यापार के साथ जोड़ना। चौथा समझो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। अब कुछ पॉइंट है उसे समझ लेते हैं, आप इसे नोट डाल लेना, ठीक है। नोट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है। क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में स्थित है। 2016 में इस संगठन के कुल 184 देश थे। कितने? 184 देश 2016 में शामिल थे। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश सदस्य था। संस्थापक देश बोलो चाहे सदस्य बोल दो। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है। 2016 में इस संगठन में कुल 184 देश सदस्य थे। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, उसे समझते हैं कि भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो पहली पेटी का नाम है उत्तरीय पूर्व पठारी खनिज उत्पादक पेटी, उत्तरीय पूर्वीय पठारी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली है। इसमें लौह अयस्क, कोयला खनिज, अभ्रक तथा बॉक्साइट खनिज निकाले जाते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखना है, जिनमें से है पहला है उत्तरीय पूर्व पठारी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य में फैली है। इसमें लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक तथा बॉक्साइट खनिज निकाले जाते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी खनिज उत्पादक पेटी। दक्षिण पश्चिमी पठारी खनिज उत्पादक पेटी, यह पेटी कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा राज्य में फैली है।
इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर निकाले जाते हैं। अब हमें समझना है तीसरी पेटी के बारे में, तो आओ उसे भी समझते हैं। तीसरी पेटी है, उसे समझते हैं। उत्तर पश्चिमी खनिज उत्पादक पेटी। उत्तर पश्चिमी खनिज उत्पादक पेटी में आपको लिखना है कि यह पेटी राजस्थान और गुजरात राज्य में फैली है। इसमें तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, संगमरमर तथा जिप्सम निकाले जाते हैं। तीसरी पेटी है उत्तर पश्चिमी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी राजस्थान और गुजरात राज्य में फैली हुई है। इसमें तांबा, जिंक, ग्रेनाइट और संगमरमर तथा जिप्सम निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां समझते हैं। इंदिरा गांधी नहर। क्या इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। उत्तर समझते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने का उपाय। अब हमें उपाय समझना है कि उपाय समझना है, उपाय तो समझेंगे कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के उपाय। सतत पोषणीय विकास को चौकबंद बनाए रखने के लिए निम्न प्रस्तावों का अनुपालन करना आवश्यक है। देखो, सतत पोषणीयता विकास को चौकबंद बनाए रखने के लिए निम्न प्रस्तावों का अनुपालन करना आवश्यक है। पहला पॉइंट समझो कि जल प्रबंध नीति का कठोरता से अनुपालन करना। जल प्रबंध नीति का कठोरता से अनुपालन करना, और इसमें से का है इसका पॉइंट पहला, जल प्रबंध नीति का कठोरता से अनुपालन करना, इसका पहला पॉइंट है कि नहर के चरण एक में फसल संरक्षण और सिंचाई पर बल देना होगा। नहर के चरण एक में फसल संरक्षण और सिंचाई पर बल देना होगा। दूसरा है, इस नहर के चरण दो में फसल उगाने और चारागाहों के विकास पर बल देना होगा। दूसरा पॉइंट समझो कि इस क्षेत्र के फसल चक्र में जल सघन फसलों को नहीं बोना तथा खट्टे फलों की बगाती खेती को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र के फसल चक्र में जल सघन फसलों को नहीं बोना तथा खट्टे फलों के बगाती क्षेत्र को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है, कमान क्षेत्र में निम्न क्रियाकलाप पर बल देना होगा। पहला है नालों को पक्का रखना। दूसरा है भूमि विकास के साथ सिंचाई के लिए वारबंदी व्यवस्था लागू करना। तीसरा है प्रवाहित जल की क्षति को घटाना। और चौथा पॉइंट है जलाक्रांत एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना। क्या करना? पुनरुद्धार करना। देखो, क्वेश्चन था हमारा, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना है। तो उपाय यही है कि सतत पोषणीयता विकास को चौबंद बनाए रखने के लिए निम्न प्रस्तावों को अनुपालन करना होगा। जैसे कि जल प्रबंध नीति का कठोरता से अनुपालन करना होगा। नहर के चरण एक में फसल संरक्षण और सिंचाई पर बल देना होगा। और दूसरा चरण में फसल उगाने वाले चारागाहों के विकास पर बल देना होगा। और इस क्षेत्र के फसल चक्र में जल संघन फसलों को नहीं बोना होगा और खट्टे पदार्थ की बगाती खेती को बढ़ावा देना होगा। कमान क्षेत्र में विभिन्न क्रियाकलापों पर बल देना होगा। नालों को पक्का रखना होगा। भूमि विकास के साथ सिंचाई के लिए वारबंदी व्यवस्था को लागू करना होगा। प्रभावित जल की क्षति को घटाना होगा। जलक्रांत के लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसे समझते हैं कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से समझना कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब हम इसके उत्तर समझते हैं। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक जो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 42 व्यक्ति है। पृथ्वी के थोड़े से थल भाग अत्यंत घने बसे हैं। दूसरी ओर विस्तृत भूभाग
या तो विरल है। विरल का मतलब होता है दूर दूर। क्या? विरल का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, इतना समझो। विरल का मतलब होता है दूर दूर, विरल है। अथवा निर्जन पड़े हैं। किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव प्रभाव तो मानव वितरण का प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है, साथ ही वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्य का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिन्हें हम बाद में समझेंगे। पहले हम इतने को ही समझ लेते हैं कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को व्याख्या करना है। तो विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण निम्नलिखित हैं। पहला समझो कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है। फिर प्रति वर्ग सॉरी हाँ ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 42 व्यक्ति। कितना है? प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में 42 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 42 व्यक्ति हैं। पृथ्वी के थोड़े से थल पर अत्यंत घने क्षेत्र बसे हैं, अत्यंत लोग हैं। देखो कहीं कहीं देखते हो, जैसे दिल्ली समझ लो। दिल्ली दिल्ली में छोटा है पर कितने ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है। थोड़े से स्थान पर बहुत ज्यादा जनसंख्या, और दूसरी ओर वहीं पर बड़े से स्थल पर बहुत कम जनसंख्या है, अर्थात बहुत विरल का मतलब होता है कम, दूर दूर मतलब बहुत कम होता है। कम कम भी होता है और दूर दूर भी होता है। ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से, लाइन के हिसाब से बैठाया जाता है कि कम बोलना है कि दूर दूर, अपने हिसाब से आप समझ लेना। विरल इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है। देखो दोबारा से समझो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत घनत्व 42 व्यक्ति का है। पृथ्वी के थोड़े से भाग पर अत्यंत घने क्षेत्र बसे, अधिक अत्यंत घने बसे हुए, अत्यंत छोटे से क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, और दूसरी और विस्तृत भूभाग पर तो विरल हैं अथवा कम है, तथा अथवा निर्जर पड़े हुए हैं। किसी क्षेत्र में पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव तो मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, साथ ही वहां के सांस्कृतिक भूदृश्य का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है स्थिति। स्थिति क्या है उसे समझते हैं। हमें स्थिति के बारे में समझना है। किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक आकर्षित करती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से दूसरे देश को साथ सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। फलतः परिवहन या व्यापार का विकास होता है। जिस देश की स्थिति समुद्रीय होती है वहाँ भी सघन जनसंख्या मिलती है। अब इतना ये पॉइंट याद रखना, जहां पर समुद्रीय होता है, क्या मैं इसको लास्ट में आपको समझाऊंगा दोबारा से, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्री तटीय भागों में, नदियों के किनारे, खनिज केंद्रों तथा औद्योगिक केंद्रों में ही केंद्रित है। सुदूर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आकर्षित होती है। अब हम समझते हैं इसको अच्छे से। स्थिति क्या? स्थिति समझते हैं। देखो किसी देश की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक आकर्षित करती है। अब देखो कोई भी देश है, उसके जो केंद्र में रहने वाले लोग हैं उसमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्या? अधिक जनसंख्या आकर्षित होती है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति से दूसरे देशों के साथ सुविधापूर्वक संपर्क बनाए जा सकते हैं, संपर्क स्थापित होता है। फलतः परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है। किसी भी देश की स्थिति समुद्रीय होती है। कैसी होती है? समुद्रीय तटीय होती है। कैसे? समुद्रीय तटीय होती है। वहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या मिलती है। विश्व के अधिकांश जनसंख्या समुद्रीय तटीय भागों में, नदियों के किनारे, खनिज केंद्रों और औद्योगिक केंद्रों में ही मिलती है। सुदूर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आकर्षित होती है। ये था हमारा स्थिति। अब हम समझेंगे इसके आगे। दूसरा पॉइंट है जलवायु। अब हमें जलवायु के बारे में समझना है कि जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। विश्व की समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व की आधी जनसंख्या केंद्रित है। जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ घनत्व कम मिलता है, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्णमंडलीय क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे प्रदेश आदि में। देखो जलवायु क्या, जलवायु में समझना है कि जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। विश्व की समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश
सर्वाधिक घने बसे हैं और मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व की आधी जनसंख्या केंद्रित है। जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ घनत्व कम मिलता है। जहाँ कठोर जलवायु होती है वहाँ घनत्व कम मिलता है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र या अत्यधिक ठंडे प्रदेश हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है इसे भी समझते हैं कि विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। अब हमें वायु मार्ग का सघन तंत्र पूछता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन और पढ़ने होंगे। विश्व के कौन सा प्रमुख प्रदेश है जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। ऐसे आपसे रेल तंत्र के बारे में पूछ सकता है। यहाँ पर केवल इतना लिखेगा रेल तंत्र का सघन तंत्र पाया जाता है। विश्व के कौन से प्रदेश है जहां पर रेल मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। कहीं से आपको पानी वाला जहाज का पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर समझते हैं। आंसर पहले समझने से पहले क्वेश्चन को एक बार और समझना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है। 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आपको याद आने लगेगा। विश्व के वे कौन से प्रमुख देश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। तो विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। पहला, यूरोप के पश्चिमी प्रदेश। यूरोप के पश्चिमी प्रदेश सघन वायु मार्ग वाले हैं। यूरोप के पश्चिमी प्रदेश सघन वायु मार्ग वाले हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वीय प्रदेश में वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चवास रेल तथा सड़क परिवहन के विकास के अनुकूल नहीं है, अतः यहाँ वायु मार्ग का सघन तंत्र मिलना स्वाभाविक ही है। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चवास रेल तथा सड़क परिवहन के विकास के अनुकूल नहीं है, अतः यहाँ वायु मार्ग का सघन तंत्र मिलना स्वाभाविक ही है। और चौथा पॉइंट समझो कि दक्षिण पूर्व एशियाई के सघन जनसंख्या वाले कृषि क्षेत्र में वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व का ऐसा एक महादेश है जो विश्व के 60% वायु परिवहन का प्रयोग करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, बैंकॉक, मुंबई, नई दिल्ली आदि नगर विश्व के सघनतम वायु मार्ग तंत्र वाले प्रमुख वायु पत्तन हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे समझते हैं कि व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, यह किस प्रकार अनुकूल अथवा प्रतिकूल होता है। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, यह किस प्रकार अनुकूल तथा प्रतिकूल होता है। उत्तर में आपको लिखना है कि एक निश्चित समय अवधि में एक देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। निर्यात अधिक तथा आयात कम होने पर अनुकूल, जबकि निर्यात कम और आयात अधिक होने पर प्रतिकूल होता है। अर्थात क्या मतलब इसका, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, यह किस प्रकार अनुकूल तथा प्रतिकूल है। देखो, व्यापार संतुलन क्या है, पहले हमें वो समझना है कि एक निश्चित समय में कोई समय निश्चित समय, मान लो 1 वर्ष, क्या 1 वर्ष, ठीक है, मान लो 1 वर्ष, तो एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, में एक देश के निर्यात और आयात का अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। एक निश्चित समय अवधि में एक देश का निर्यात और आयात, अर्थात माल का बिकना और माल को बेचना, खरीदना बेचना। आप इधर देखो, खरीदना बेचना, निर्यात का मतलब होता है खरीदना और आयात का मतलब होता है बेचना। एक निश्चित समय अवधि में एक देश के खरीदना और बेचने के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। एक निश्चित समय अवधि में एक देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। निर्यात अधिक तथा आयात कम उसे अनुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूल कहते हैं। निर्यात अधिक, आयात कम अनुकूल, जबकि निर्यात कम और आयात अधिक होने पर उसे प्रतिकूल कहा जाता है। एक बार और समझो, एक निश्चित समय अवधि में एक देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। निर्यात अधिक, आयात कम अनुकूल स्थिति। कैसी, आयात कम होने पर अनुकूल स्थिति, जबकि निर्यात कम और
आयात अधिक होने पर प्रतिकूल स्थिति होती है, उसी को अनुकूल प्रतिकूल कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। या अथवा या फिर इसको अथवा समझ लो, ठीक है। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए, अथवा देखो इसी को ऐसे क्वेश्चन घुमाता है, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। इसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है, पर इनका आंसर सेम है। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन के नाम लिखना है, जिनमें से मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम लिखना है, उप क्षेत्रों के नाम। तो मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन निम्नवत हैं। पहला है सामाजिक भूगोल, कृषि विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान, जनन। मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए या फिर उपक्षेत्र लिखिए। तो पहला है सामाजिक विज्ञान, कृषि, इतिहास, सैन्य विज्ञान या जनन की। ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने आ रहे थे कमेंट में जरूर बताना। हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न समझो, और ये सारे प्रश्न का मैं केवल आपको प्रश्न बताने वाला हूँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आंसर 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। यदि मैं एक प्रश्न का आंसर 200 से 250 शब्द में लिखकर आपको बताऊंगा तो ये वीडियो जाकर 7-8 घंटे की बन जाएगी। मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। यदि आप इनसे याद कर लेते तो देखो, इनसे आपको पहली बात तो बहुविकल्पी प्रश्न में हेल्प मिलेगी, दूसरा अति लघुत्तरीय मिलेगी, लघुत्तरीय प्रश्न में मिलेगी, और प्लस दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो 100% यहीं से पूछे जाएंगे। जितने मैं प्रश्न बताने वाला हूँ इनको तैयार कर लो, और आपको जहाँ तक मैं कह सकता हूँ 90% हटाओ 99% कह सकता हूँ कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो पहला प्रश्न था, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मैंने इस प्रश्न को जहाँ तक पढ़ा भी दिया है, अभी पढ़ाया जस्ट पीछे। मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मैंने विषय क्षेत्र बताए हैं, उसको आप और अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ तक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि मानव भूगोल का अर्थ एवं बताइए एवं विषय क्षेत्र पर वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखो क्वेश्चन दूसरा है कि उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 समझो, मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषण व्याख्या कीजिए। मानव विकास के 4 उपागमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, और 4 ही उपागम पूछ रहा है आपसे, मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं की विश्लेषण व्याख्या कीजिए। चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं बतानी है, विशेषताओं का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। आपको द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर लिखने हैं। 8वां क्वेश्चन है कि स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की व्याख्या कीजिए। और 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि सशक्त पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सशक्त पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। इसके आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर एक बार हम इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। और आपको प्रश्न, ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करके रखना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, और ये सभी देखो प्रश्न आपके एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है, तो जिस लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न था, इसको अच्छे से समझो, कि मानव भूगोल का अर्थ बताना है और विषय क्षेत्र का वर्णन करना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था कि उप क्षेत्र से आपका क्या मतलब है, और मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का वर्णन करना है, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना करनी है। आपको विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के को परिभाषित करना है। अब ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी है। मानव विकास के 4 उपागमों की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 था, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 6वां है कि चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर बताना है। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर आ भी सकता है।
पर द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं पर अंतर, या फिर प्राथमिक द्वितीयक क्रियाओं में अंतर, या तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर, ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8वां है स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना करनी है। आपको ये इस तरह भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या पनामा नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 समझो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का वितरण की विवेचना करनी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण को विवेचना करना है। और 10वां नंबर कहा है कि सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। 11 नंबर का प्रश्न है प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। केवल आपसे जल प्रदूषण के बारे में पूछ सकता है, क्या आपसे वायु प्रदूषण के बारे में पूछ ले, क्या आपके ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछ ले, तो प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो प्रदूषण के मुख्य प्रकारों में से देखो वायु प्रदूषण भी मुख्य हो जाता है, जल प्रदूषण भी मुख्य हो जाता है, और देखो औद्योगिक प्रदूषण कारखानों से निकलने वाला कार्बन वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि प्रदूषण में मुख्य प्रकारों का वर्णन, तो प्रकारों में देखो क्या वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ये दोनों को पढ़ लेना। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझो कि भारत में गंदी या मलिन, गंदी को मलिन बोलते हैं, बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि भारत में, ये देखो कभी कभी अति लघु उत्तरी में पूछता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये भी क्वेश्चन देखो महत्वपूर्ण है तो देखो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, किसमें पूछता है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में पूछ लेता है। तो इसे भी तैयार करना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं को संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में बताया कि इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में बताया था वायु मार्ग के बारे में, वायु महामार्ग के बारे में, कि वायु मार्ग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखो रेल परिवहन से पूछा है, यहाँ से क्या सड़क परिवहन की विशेषताएं पूछ ले, क्या वायु परिवहन की विशेषताएं पूछ ले, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपना आप एक क्वेश्चन तैयार रखना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 समझो कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करना है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 17 समझो कि भारत में पेट्रोलियम खनिज तेल संसाधनों पर वर्णन कीजिए। भारत में पेट्रोलियम खनिज संसाधनों पर वर्णन करना है। और क्वेश्चन आपसे पाइपलाइन का भी पूछ सकता है। भारत में पाइपलाइन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे भी आपको पाइपलाइन का टॉपिक भी क्लियर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन आपको करना है। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों का विभाजित कीजिए। प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मित्रों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैंने आपको 56 प्रश्न बताए हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यदि आप 20 हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर याद कर लेते हो, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको जो भी डाउट हो, जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए, उसको कमेंट कर देना। उस टॉपिक में मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।